ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा मेरी आवाज आ रही? हाँ, होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया था सर? चेक करवा दें जरा, रजिस्टर खोले, मैं आ रहा हूँ। रजिस्टर खोल ले मेरे, जरा चेक करवा दें यार। कहाँ कहाँ मसला है? Any confusion in any adjustment? फिर कल से रिलेटेड सवाल हो, फॉर्मेलिटी स्टार्ट हुई नहीं है, हमसे बात नहीं हो रही, टाइम ही नहीं मिला। कहाँ इतना टाइम होता है? वाकई नहीं मिला, मतलब वाकई नहीं मिला। नहीं मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप क्यों महसूस कर रहे हैं? रजिस्टर का एक नया पेज नहीं करेगा कोई? कंफ्यूजन सर? चले सर, वैसे एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम अपनी मेन डिस्कशन पे चले। रजिस्टर का एक नया पेज करें। और बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, लेकिन अगर एडिशन फॉर्मेशन पढ़ के पता चले कि क्लोजिंग बैलेंसेस में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले क्लोजिंग बैलेंसेस अनएडजस्टेड हो जाते हैं। और देयरफॉर अनएडजस्टेड बैलेंसेस को ठीक करने के लिए, सही क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अलाउंस ट्रायल में है, लेकिन वो एडिशन फॉर्मेशन पढ़ के पता चला है कि सही फिगर नहीं है, फाइनल नहीं, इसलिए बेटा एडजस्टमेंट करें। ठीक है, प्लीज अलाउंस। हेडिंग लिखेगा सर, डे बुक्स, डे बुक्स। बस कर दो यार, क्या हो गया? इन डे बुक्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले जरा बेसिक्स जहन में लाएं। अभी तक हमने अकाउंटिंग कैसे पढ़ी? सबसे पहले बेटा जर्नल बनता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार। सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है कैसे? अकाउंटिंग हेड्स का कॉलम बनाया जाता है, डेट बल्कि लिखी जाती है, डेट अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम। हर ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखा जाता है। जर्नल बन जाए तो क्या बनाया जाता है? लेजर्स में पोस्टिंग हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए, और डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस आ जाएं तो ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस बन जाए तो दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती है। यहां तक लिखना था दोबारा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
सर ये आप लोगों के अपने डिसीजन है सर, मुझे इसे मैं इसे कैसे कह सकता हूँ? हर बंदे को पता है कि उसकी अपनी क्या तैयारी है F1 की ऑलरेडी, तो ये आपका अपना डिसीजन है कि आपने क्लास लेनी है, कितनी लेनी है, कौन से टॉपिक्स लेने हैं, ये इंडिविजुअली आप लोगों का डिसीजन हो सकता है। मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया कि आप लोगों की ऑलरेडी कितनी तैयारी है, तो जो रिपीट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप इंडिविजुअली डिसीजन लें। असल में आपने सिर्फ रूटीन बनानी है और सारा दोबारा रिवाइज करना है। तो अगर रूटीन बना सकते हैं, पहले सही तरह से पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्लासेस कंपलसरी दोबारा नहीं होती हैं। तो इट इज जस्ट अप टू यू, आपने कैसे तैयारी दोबारा करनी है। ठीक है, तो ये मैं डेफिनेटली इंडिविजुअली किसी के बारे में स्पेसिफिकली इस तरह बात नहीं कर सकूंगा। आपने सिर्फ क्या करना है ये मुझे पता है। ये मत सोचिएगा कि आपने पेपर दिया हुआ है तो आपकी तैयारी पहले बहुत अच्छी है। वो जितनी भी अच्छी है आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़नी है, चीज़ें भूल जाती हैं, दोबारा सारी रिफ्रेश करनी पड़ेंगी। और उसका ये तरीका बिल्कुल नहीं कि आखिरी महीने पढ़ लेंगे एक दफ़ा। आपको रूटीन में डेली बेसिस पे चीज़ें दोबारा उसी तरह से पढ़नी पड़ेंगी जैसे आपने पहले पढ़ी हैं। तो डेली बेसिस पे अपना टाइम देना, इंडिविजुअली दे सकते हैं इंडिविजुअली दें, तो क्लासेस आप लेनी है तो आपको टाइम से। जी सर, यहाँ तक हमने रिवाइज किया होपफुली कि हम पहले क्या प्रोसीजर पढ़ते रहे। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? चले आगे। आज बेटा हम जरा जो बात करने लगे हैं, अगर बिजनेसेस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का स्ट्रक्चर बन जाए, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, तो अगर बिजनेसेस का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो फिर ये जो एक जर्नल है, ये जर्नल अभी तक क्या पता हमें? जर्नल किसे कहते हैं? सॉर्ट ऑफ एक रजिस्टर है, इसमें सेल ट्रांजेक्शन्स भी हैं सर जी, परचेज भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं, एसेट्स भी हैं, सब कुछ इसी में है। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो जाए, तो देन रादर देन प्रिपेयरिंग अ सिंगल जर्नल, इस जर्नल को फिर सब डिवाइड करके बनाया जाता है और फिर बहुत से अकाउंटेंट्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ अकाउंटेंट्स का काम सिर्फ ये रह जाता है कि वो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करें। एक आम स्मॉल स्केल कंपनी जो नॉर्मल स्केल कंपनी है, अगर उसके बारे में बात करूं तो आज से मेरा ख्याल है 20 साल पहले भी 500-600 कस्टमर किसी कंपनी के होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्मॉल स्केल मीडियम साइज कंपनी की। तो अगर और बड़ी कंपनीज हो तो सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करना ही एक इशू हो जाता है। फिर हर कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड रखना है, किसने पैसे दे दिए, किसको रिटर्न हुई हैं, किसको डिस्काउंट अलाउ हुई है, फैनी किससे कैश मिला है, किससे चेक मिला है, किसकी कॉन्ट्रा एंट्री होनी है। कॉन्ट्रा एंट्री याद है? तो ये हिसाब किताब रखना ही एक अलग इशू बन जाता है। और इस तरह फिर क्रेडिट परचेज अगर होगी, तो रादर देन प्रिपेयरिंग अ सिंगल जर्नल और उसमें सारी ट्रांजेक्शन इकट्ठी रिकॉर्ड करने की बजाय फिर क्या होता है, जर्नल एक बनाने की बजाय, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, सब डिवीजन ऑफ जर्नल हो जाता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब जर्नल मीन सिंपली एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में सारी ट्रांजेक्शन है। अगर मैं कहूँ सब डिवीजन ऑफ जर्नल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक से ज्यादा रजिस्टर्स हो गए और फिर उन्हीं रजिस्टर्स को डे बुक्स भी बोला जाता है। ये मैंने डे बुक्स किसको कहा? सब डिवीजन ऑफ जर्नल से मुराद अलग अलग रजिस्टर। मसलन इसकी कोई 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक जर्नल बनेगा सेल्स डे बुक के नाम से, और इसे फिर सेल्स जर्नल भी कहते हैं, सेल्स रजिस्टर। डे इसलिए वर्ड आ रहा बीच में कि इसमें डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, बस सिंपल इज दैट, डेली ट्रांजैक्शंस। डे बुक, मकसद इस सेल्स डे बुक का क्या है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का भी मैं बताता हूँ अलग है। इसका मकसद सिर्फ क्या है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स। बिजनेसेस की मेजर ट्रांजैक्शंस, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पे होती हैं, सेल्स भी और परचेजेस भी। ठीक है, तो सेल्स डे बुक में सिर्फ क्या आना है? क्रेडिट सेल। और वो भी कैसे आनी है वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ, फॉर्मेट्स वगैरह बाद में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट डे बुक? नंबर 2, देन फिर एक परचेज डे। परचेज डे बुक आल्सो कॉल्ड एज
purchase journal. What is the function of this book? To record only credit purchase. To record credit purchases. Number 3. अब इसी तरह फिर रिटर्न डे बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सेल रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, ऑल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा? वो मेरे ख्याल वैसे ही बोल लेते हैं, सेल रिटर्न जर्नल। इसका क्या फंक्शन होगा? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल रिटर्न। नंबर 4 कौन सी बुक हो सकती है? परचेज रिटर्न डे बुक। टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज रिटर्न। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फॉलो करें बात यहाँ तक। यकीनन ये सारी बुक्स बनाना यूजलेस हो जाएगा अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है, छोटी सी कोई दुकान है। डेफिनेटली जितने के रजिस्टर आ जाएंगे उतना शायद वैसे ही खर्चा होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के साइज बड़े हो जाए, ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में फैली, बाहर निकल जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाए, देन मैं फिर रजिस्टर से बोल रहा हूँ। आजकल ऑनलाइन जमाना है, जिससे एक्सेल की शीट है, इससे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जो बुक्स मींस फिजिकल बुक्स भी हो सकती हैं और फाइल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। मकसद क्लियर होना चाहिए, क्या बात हो रही है, समझ आ रही है कुछ मेरी? क्या बात हो रही है सर? किसको सब डिवाइड किया जा रहा है? एक रजिस्टर को बहुत से रजिस्टर्स में डिवाइड किया जा रहा है। कितने हो गए हैं? जल्दी देखे गिनते हैं। नंबर 1 2 3 4 नाम बोल दो। Then next important book is cash book. कैश बुक भी खास तौर पे ब्रैकेट में लिखें, 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब जो भी चीज आएगी यहाँ से ऑनवर्ड्स आपको लिए नई जरूर होगी, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट किया और उसी डेबिट क्रेडिट की बाउंड्री के अंदर अंदर रहे तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं। क्या वर्ड्स लिखे हैं मैंने? कैश बुक। और कौन सी कैश बुक? मतलब इसका ये है कि जरा 1 मिनट पहले अब लिखिएगा नहीं, बोर्ड में देख के बताइए मैंने क्या बनाया। सर मैंने बना तो लेने में किस चीज का लेजर बना दिया है? आपको पता है कैश अगर आएगा तो उसने डेबिट ही होना है, और अगर जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूँ डेबिट साइड ऑफ कैश लेजर इज रिसीट साइड ऑफ कैश? रिसीट कैसा लग रहा है? रिसीट कैश आ रहा है, पेमेंट तो डेबिट साइड रिसीट साइड है, और क्रेडिट साइड कैश आ रहा है डेबिट हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ये क्या है आपके सामने? कैश का लेजर। ये क्या आपके सामने? एक और लेजर। किसका लेजर? बैंक का लेजर। बैंक डेबिट कब होगा? जब आएगा। कौन आएगा? जब बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। हमेशा हमेशा सर बैंक वालों ने तो कहा क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक वालों ने कहा हमारा एसेट बढ़ जाएगा। बैंक में अगर बैलेंस आ रहा है तो आपका बैंक बैलेंस मतलब एसेट बढ़ जाएगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा, उनको छोड़ो, तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कब होगा? बैंक जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे या बाय चेक किसी को पेमेंट करेंगे। फर्ज करें क्रेडिटर्स को पेमेंट किया बाय चेक, एंट्री बोला,
बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट। अब ये नहीं हो सकेगा सर, ये नहीं हो सकेगा, हमें हिम्मत करनी है सर। क्रेडिट है डेबिट बैंक पेमेंट है क्रेडिट, मैं रेफरेंसेस नहीं लिख रहा, सिर्फ डेबिट क्रेडिट साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यकीनन ये कैश डेबिट के लिए साइड है, ये कैश क्रेडिट के लिए साइड है, ये बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, ऐसे ही है। लेकिन समटाइम्स क्या किया जाता है बेटा, एक कंबाइंड टीम में, एक कंबाइंड टीम में डेबिट और क्रेडिट साइड पे दो दो कॉलम बन जाते हैं, रादर देन preparing a separate ledger of cash and bank under a separate team, एक कंबाइंड टीम में डेबिट और क्रेडिट साइड्स पे दो दो कॉलम बना दिए। ये कितनी टी है, इसमें कितनी साइडें, चार हैं, और चार नहीं है साइडें, इसमें साइडें कितनी हैं, कैसे, ऐसे डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। नया काम क्या किया मैंने, डेबिट और क्रेडिट साइड पे दो कॉलम्स हो, ठीक है, दोनों साइड्स पे एक कॉलम कैश के लिए होगा, एक एक कॉलम कैश के लिए होगा, और दोनों साइड्स पे एक एक कॉलम बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। सर एक मिनट सर, ट्रांसफर इस टी का कंबाइंड नाम हो जाता है कैश बुक। लेकिन इस कैश बुक में कितने कॉलम, मेन दो ही कॉलम है यार, इसे परेशान भी ना हो। कैश बुक कैश कॉलम ऑन बोथ साइड्स, एंड दूसरा बोले कैश बुक बैंक कॉलम ऑन बोथ साइड्स। अब अगर कैश आएगा तो कहां लिखेंगे सर, कैश के कॉलम में डेबिट साइड। अगर बाय चेक पैसे आएंगे, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड, लेफ्ट साइड पे। मेरा ख्याल है लेफ्ट राइट ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए, या अभी भी लेफ्ट राइट ज्यादा आसान है, यार जान दो, डेबिट साइड है। और अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर चेक से पैसे जा रहे हैं, बाय चेक पेमेंट्स हो रही हैं, तो बैंक क्रेडिट। सिंपली कोई ऐसी साइंस नहीं है कैसे जरूर बनाना है, लेकिन बन सकता है। कैसे कि एक ही टी के अंदर कैश और बैंक का लेजर मैंने इकट्ठा किया। ये आखिरी सेंटेंस समझ आता है मेरा, कौन कौन से लेजर मैंने एक टी के अंदर इकट्ठे कर दिए। कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं, कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल नहीं, डेबिट क्रेडिट खुदा ना खासा नहीं बदल गया। कैश डेबिट होगा, कंबाइंड अगर लेजर बन रहा है, कंबाइंड बन रहा है, तो कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे फिगर आएगी। अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आएगी। बाय बैंक पैसे रिसीव हो रहे हैं, बाय चेक पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैंक से। सिर्फ मैं शायद प्रेजेंटेशन एक नहीं बता, लेकिन मैंने आपको क्या हेडिंग लिखवाई है अगर आपने देखा, मैंने 3 कॉलम बनाया, 3 कॉलम मैंने लिखा, तो 3 कॉलम का मतलब एक एक कॉलम हो। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्काउंट भी अगर हम इसी में से लेना चाहें, तो अब इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे कितने कितने कॉलम हो गए, 3 डेबिट साइड पे अभी डिस्काउंट्स के लिए, तो इंशाल्लाह मैं अभी एंट्रीज अभी आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ सारी। लेकिन डेबिट साइड पे आप बताएं कौन सी डिस्काउंट होगी, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम हो जाएगा डेबिट साइड पे, और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम हो जाएगा क्रेडिट साइड। तो 3 कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पे। 2 कॉलम किस किस के लिए, कैश और बैंक के लिए, और एक एडिशनल कॉलम ऑन बोथ साइड फॉर डिस्काउंट्स। डेबिट साइड पे समझ आता है, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड किया, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होती है, बाद में सेल से लेस होती है, जज्बाती भी नहीं होने देना। डिस्काउंट अलाउड डेबिट या क्रेडिट, इसीलिए तो सेल से लेस होती है, वो तो बाद में प्रेजेंटेशन है। कभी आपने ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट देखी है, तो सर जी कभी देखिए सर, सर कभी
इस कॉलम में देखिए डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर हो तो क्रेडिट कॉलम, तो मैंने उसी तरह लिखा। तब इससे यूटिलिटी क्या होगी, इसका फायदा क्या होगा, वो इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ। आप लोगों ने सीधा हेडिंग लिखी हुई है 3 कॉलम कैश बुक। अगर आप इंडिविजुअली लेजर बनाना चाहें जो ऊपर मैंने बनाया तो बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन फाइनली ये वाले कॉलम अपने सामने रखो। और काइंडली मैंने स्पेस रखी हुई है, 1 मिनट जरा इधर देखिए। ये जो मैंने इस तरह से बनाया, इसके रेफरेंसेस के लिए जगह है अभी। ट्रांजैक्शन अगर होंगी तो रेफरेंसेस लिखने हैं, इधर भी जगह है और इधर भी है ऐसे। तो काइंडली इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने बनाया, लेकिन इस तरह नहीं बनाना है जो मैंने ये बनाया, और साफ सुथरा खुला सा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है यहाँ तक जो बातें हुई हैं? बाकी डेफिनेटली भी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसमें सारा इशू रिजॉल्व कैसे होना। बेटा जब भी डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट फिगर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट फिगर है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट फिगर है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट फिगर होने की वजह से सेल से लेस होती है फाइनली, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट फिगर होने की वजह से पे से लेस होती है। अब इसका क्वेश्चन देख लेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें हर्बर्ट वाला, ये फाइनल अकाउंट्स में जा रहा है, उसमें ढूंढने जरा डिस्काउंट अलाउड कहाँ थी, डिस्काउंट रिसीव कहाँ थी। आप लोगों को नहीं करा, आप बनाना। क्यों नहीं लिखा? ये बगैर डे के वर्ड है लेकिन है डे की। जब मैं डे लिख रहा तो उसमें मुझे घूर ये डे क्यों आ रहा है? अब मैंने डे नहीं लिखा तो अब कह रहे क्यों नहीं। आप लोगों ने नोट करते रहना जहां जहां काउंटिंग में गलती है, लेकिन जब आपने सीए कर लेना उस वक्त मुझे बताना है कि आप ठीक कैसे करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट ढूंढ लेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। आइडियल वक्त है सर। जी सर आए कैश बुक में, इस कैश बुक में तो फिगर्स पोस्ट करा रहा है। कुछ एंट्रीज आप लोगों से पूछनी है, कंसंट्रेट कीजिएगा सर। क्रेडिट सेल की एंट्री बोले, ये बड़ा डिस्काउंट अलाउड अलग है, उसने फिर सेल में से लेस होना, डिस्काउंट रिसीव अलग है, उससे परचेज से लेस होना, तो उसका एक अलग रिकॉर्ड है, उसका एक अलग रिकॉर्ड है। ये जरिए दोबारा सॉरी क्रेडिट सेल की एंट्री बोलिएगा, बताएं कैश बुक में कहाँ लिखूं? बताएं क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन कैश बुक में कहाँ लिखूं? तो मैंने तो कहा सारा कुछ इसी में आना, ऐसी कोई बात नहीं। फर्ज करें कंसंट्रेट, आपने किसी कस्टमर से 50,000 लेने थे, कितने लेने थे सर? और उससे डिसाइड ये हुआ है कि 48,000 बाय चेक पैसे देगा और 2,000 आप उसे टाइम पे पैसे दे देने की वजह से डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। फिगर्स रिपीट कर दे मैंने क्या बोली है। पैसे लेने कितने हैं? 50,000। डिसाइड क्या हुआ है? 48,000 बाय चेक वो पेमेंट करेगा और 2,000 डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे या वो अलाउ कर देगा? वो रिसीव करेगा, उसकी बात नहीं हो रही, हम अलाउ कर देंगे। बताएं इस ट्रांजेक्शन की काउंटिंग एंट्री क्या करें?
अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, मैं बताता हूँ आपने कहाँ लिखना। बैंक डेबिट क्यों, बैंक डेबिट क्यों, बाय चेक पैसे आ रहे हैं 48,000। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ सबको पता है। और डेटर क्रेडिट कितने से, 50,000 से कैसे क्रेडिट हो सकता है यार। रिसीवेबल 50,000 से खत्म कैसे हुआ है, 48,000 पैसे लेके और 2,000 डिस्काउंट देके। कोशिश करें जरा 5-6 लाइनें हो जरा इस कैश बुक के नीचे, इस फॉर्मेट के नीचे, उसके नीचे एंट्री लिखा हुआ 5-6 लाइनें इस फॉर्मेट के अंदर, 6 लाइनें गिन के जरा छोड़ दें और एक एंट्री लिख लें। बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये जो फॉर्मेट बनाया है इसके नीचे, इसके अंदर 6 लाइनें रखना, एंट्री नीचे लिखना, बैंक डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। जी सर, एंट्री लिख ली सर। अपनी एंट्री देखें और बताएं कैश बुक में कहीं लिखूं, आराम आराम से एक एक करके। बैंक कितना, 48,000 बैंक की कॉलम में अमाउंट आ गई। डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में क्यों, बैंक डेबिट हुआ। रेफरेंस के तौर पे क्या है, रेफरेंस क्या आएगा सर, रेफरेंस आएगा डेटर। जस्ट अ मिनट, बैंक डेबिट क्यों सर, रेफरेंस डेटा, ठीक है सर। ठीक है सर, और ठीक है सर। अगर एंट्री दोबारा देखें, डिस्काउंट भी है इसमें, अगर बेटा उसको भी हम इस कॉलम में लिख लें तो सही है। इससे फायदा क्या हुआ, नहीं इससे अच्छा क्या हुआ, इससे पता क्या चला, कंसंट्रेट कंसंट्रेट। 48,000 का चेक आया और 2,000 हमने नहीं लिया है, 50 टोटल लेना था। पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ गई, कितने लेने थे, कितने में चेक मिल गए और कितने नहीं आए क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस जिस अमाउंट के अगेंस्ट हमने डिस्काउंट अलाउ की होगी उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है सर, और ये पता चल जाएगा कि टोटल पैसे इस ट्रांजैक्शन में बनते कितने थे, 50,000। क्लियर होगी बात मेरी, एनी कंफ्यूजन। तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आपको पता नहीं है, शायद एक सिर्फ फॉर्मेट नया हुआ। अगली एंट्री वैसी सोचो, कैश सेल हुई है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। क्या कैश सेल फर्स्ट बुक देखें, सेल डे बुक में जानी है, वहां सिर्फ कौन सी सेल जानी है, तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री जरा दोबारा बोलें, क्या इस कैश बुक में कहीं आएगी सर, किस तरफ या लेट्स अज्यूम 90,000 की कैश सेल है, कैश के कॉलम में क्यों लिखा मैंने, अगर बाय चेक पैसे मिल रहे होते रेफरेंस के तौर पे क्या आ जाएगा, सेल। डिस्काउंट कब आएगी, अगर अलाउ की होगी, क्या ये जरूरी है ट्रांजैक्शन पे अलाउ की हो, नहीं की तो नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। नीचे जहाँ पे एंट्रीज लिख रहे थे
एक क्रेडिटर्स के एंगल से एंट्री लिखा है। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं या पैसे लेने होते हैं? लेट्स अज्यूम 1 लाख का पेबल था, 1 लाख का पेबल था, 3000 हमें डिस्काउंट रिसीव हुई और 97,000 हमने कैश में पे कर दिया। एंट्री लिखने की कोशिश करा जरा, लिख ले अपना अपना लिखना। 1 लाख का पेबल था, 3000 डिस्काउंट रिसीव हुई और 97,000 कैश पे कर दिया। पे कर दिया, रिसीव कर लिया, कैश कितना क्रेडिट होगा? कैश कितना क्रेडिट होगा? 97,000 का कैश देके लाइबिलिटी कितने से कम हो जाएगी? 1 लाख लाइबिलिटी कैसे कम हो सकती है? 3000 की डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हो रही है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों हो रही है? सही है, सही है, सोचा कुछ ना पता आपको। डिस्काउंट क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रही है, सुभान अल्लाह। वो भी ठीक है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्या कोई फायदा हुआ हमें? क्या अच्छा लगा है? इनकम सॉर्ट ऑफ चीज है, लेकिन परचेजेस कम कर देगी। डिस्काउंट अलाउड किस तरह की चीज है? डेबिट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड भी इनकम ही है। कहानी मुका दो, वही होगी जो मैंने सवाल पहले किया था, उसी का जवाब होना चाहिए इस वक्त भी। डिस्काउंट अलाउड क्या चीज है? एक्सपेंस टाइप चीज है, लेकिन कहां से लेस कर देते हैं? इनकम से, इनकम से, सेल इनकम से। एनी कंफ्यूजन? ये सही है एंट्री प्लीज। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस पेमेंट टू सप्लायर? पूरी बोल दे। क्रेडिट, डेबिट, डिस्काउंट, रिसीव क्रेडिट, कैश क्रेडिट। एंट्री देख के जरा मुझे पोस्टिंग करवाएं कैश बुक में, कहाँ कहाँ क्या आना चाहिए। रेफरेंस क्रेडिटर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे कैश के लेजर में, कैश के कॉलम में 97,000 आ जाएगा, और अगर डिस्काउंट रिसीव हुई है, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? So what is the only objective of preparing these 3 columns in a single T? Summary सी इकट्ठी आ जाए, rather than अलग-अलग ledgers में लिखे हम। एक कंबाइंड लेजर बनाने का मकसद ये है कि कैश, बैंक और डिस्काउंट्स की ट्रांजैक्शंस कंबाइंड नजर आना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल कुछ सैलरी एक्सपेंस की पेमेंट हुई है, एंट्री बताएं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंस रेफरेंस आ जाएगा, सपोज 20,000 की सैलरी है। कोई मशीनरी खरीदी है, चेक एंट्री बैंक क्रेडिट, सपोज 50,000 की अमाउंट है। किस कॉलम में लिखें? बैंक के कॉलम में लिखेंगे। डन है सर? एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं बनाना चाह रहा, बाकी डेफिनेटली जब ये ट्रांजैक्शंस पूरी हो जाएंगी तो क्या इन कॉलम्स को बैलेंस करके कुछ सीडी निकल सकता है? सोच के बता दें, सोच के बता दें। कैश के कॉलम को कैसे बैलेंस करेंगे? कैश का डेबिट कॉलम ये है, कैश का क्रेडिट कॉलम वो है। वैसे ही बैलेंस करेंगे जैसे करते हैं। कैसे करते हैं? हाई साइड पे पहले टोटल लिखेंगे, फिर ऑपोजिट साइड पे सीडी निकाल सकते हैं सर। और बैंक का कॉलम कैसे बैलेंस करेंगे? एक डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है, तो एवरी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी सेम। लेकिन हो क्या गया है, 3 कॉलम कैश बुक में, जरा मेरी तरफ देख के बताएं, डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन कौन से कॉलम होते हैं? डेबिट साइड पे कौन कौन सा? डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। क्रेडिट साइड पे तो यहाँ तक कितनी बुक्स हो गई? कौन कौन सी हो गई? कौन कौन सी हो गई? और नंबर 6 लिखें, जहां भी आप हैं वहां नंबर 6 लिखें। फाइनल नेम ऑफ द डे बुक्स इज, डे बुक्स में फाइनल रजिस्टर इज जनरल, जर्नल, आम रजिस्टर, जर्नल, आम, जर्नल, जर्नल जैसे रजिस्टर, आम रजिस्टर, जर्नल, जर्नल, जनरल, मैं जरा पंजाबी में इंग्लिश बोलना चाह रहा हूँ, आप डेफिनेटली अपने एक्सीलेंट एक्सेंट जरा बोल दें ये क्या है।
ये वो रजिस्टर है जो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है जो ट्रांजैक्शंस कहीं नहीं अगर आ रही, कहाँ नहीं आ रही, ऊपर वाले 5 में अगर नहीं आई तो फिर फाइनली किस रजिस्टर में आ ही जाएंगी। तो उसकी एग्जांपल्स क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले ये सेंटेंस लिख लें। इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस। सेल्स डे बुक में सिर्फ क्या आना है? क्रेडिट सेल्स। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न डे बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न डे बुक में, कैश बुक में नहीं, कैश बुक में, कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शंस, बैंक की ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट्स की ट्रांजैक्शन। क्या उसके अलावा बचेंगी भी कोई? फॉर एग्जांपल लिख के ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन सेल डे बुक में आएगी, परचेज डे बुक में आएगी, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न डे बुक कैश बुक में, जर्नल जर्नल में आएगी। बैड डेट्स की एंट्री बोला, कहाँ नहीं आएगी, कहाँ आ जाएगी? कहाँ नहीं आएगी, कहाँ मतलब जान छुड़ा ली। कॉन्ट्रा एंट्री बोला, क्रेडिट डेबिट डेटर क्रेडिट। क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट परचेज नहीं है, रिटर्न्स नहीं है, कैश से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्काउंट्स नहीं है। तो एवरी अदर ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुक्स में कहीं नहीं आ रही वो कहाँ आ जाएंगी? एक्सेट्रा लगा लें, एंड सो ऑन। एक नजर जरा देख लें, कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है बताएं। फिर एक एग्जांपल करते हैं, एक नजर देख लें प्लीज जो अभी बात हुई। एक नजर घड़ी देख लें। ये बेटा अगर कैश एक्सपेंस है फिर तो नहीं आएगा, वो कैश बुक में आ जाएगा। अगर अक्रूड एक्सपेंस है तो एंट्री बोले, अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री बोले। ज्यादती कर रहे हैं कुछ लोग, चॉइस नहीं दे छोड़े मेरे लिए, मजबूर कर रहे हैं हमेशा की तरह। हम भी देख लेंगे, हमें कोई पढ़ के दिखाए, पढ़ा के दिखाए, फिर जीत रहे हैं आप। अक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्री, अक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, पेबल, कैश बुक में आएगी फिर। क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, कहाँ आएगी? एक्सपेंस पेड इन कैश की एंट्री बोले, एक्सपेंस पेड इन कैश, वो कैश बुक में आ जाएगा बेटा, एक्सपेंस पेड इन कैश। लेकिन अक्रूड एक्सपेंस, लेकिन उसको ज्यादा टेक्निकल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिंपली क्या मैंने कहा, जनरल जनरल जो कहीं नहीं आएंगी वो इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। तो अभी ये जरूरत नहीं है कि कितनी की चीजें यहाँ आएंगी, एक्सेट्रा लिख लिया हमने, इंशाल्लाह गेम ऑन है। एक मैंने एग्जांपल क्रिएट करनी है, जरा काफी डिटेल्ड एग्जांपल सॉर्ट ऑफ है। तो अगर तो आधा का पेज है जिस पेज पे आप हैं फिर तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पेज के स्टार्ट से शुरू करना। आधा या आधे से ज्यादा है, वैसे नजर आ रहा है काफी है। एक एग्जांपल स्टार्ट करें। डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा ख्याल आज मैं भी कर ही दूं थोड़ा सा। लेट्स अज्यूम एक बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ। सेल्स डे बुक बनाई जा रही है। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, इस ईयर में कुछ क्रेडिट सेल्स हो रही हैं, उसके लिए कौन सी बुक बनाना शुरू कर दी हमने? सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक का एक आसान सा फॉर्मेट पहले देखें बोर्ड पर। देखिए बेटा, जर्नल जो बनाते थे ना हम पहले, मेरे ख्याल वही रिवाइज करना। जर्नल हम
जर्नल बनाते थे वैसे? क्या लिखते थे उसमें? और अकाउंटिंग एंट्रीज लिख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम बना ही सेल्स डे बुक रहे हैं और इसमें आनी ही क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल की हमेशा एंट्री क्या होनी है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो अब इसके अंदर कोई एंट्री लिखने की जरूरत नहीं बार बार। जो भी ये साहब बना रहे होंगे, पहली बात तो वो अकाउंटेंट होंगे, और अगर वो अकाउंटेंट नहीं भी होंगे तो उन्होंने सिर्फ कौन सी एंट्री याद करनी है? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इस बुक को बनाने वाले साहब ने कोई और एंट्री याद नहीं करनी। तो इसमें यहाँ एंट्रीज नहीं लिखते, अकाउंटेंट्स हैं और इट इज अज्यूम्ड कि अकाउंटेंट्स को कम से कम क्रेडिट सेल की एंट्री आती है। इसमें क्या करना है, जिन हजरात को क्रेडिट सेल हो रही है उनके नाम, मीन सबसे पहले कस्टमर नेम, डेफिनेटली उनके एड्रेसेस, उनके कॉन्टैक्ट्स, लेकिन वो सब कुछ हमें अपने इस वक्त पेज पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कस्टमर नेम और उसकी इंफॉर्मेशन। देन फिर जब भी आप कुछ चीज बेचते हैं तो इनवाइस बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। एक पेज सा बनाया जाता है कि क्या बेचा है, कितनी क्वांटिटी थी, कितने की है। एक सफा मिलता है आपको? आपको मिलता है या आप बनाते हैं? कौन बना रहा होता है? जो बेच रहा होता है। उसमें लिखा होता है, उसके पार्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं उस सफे को? इनवाइस। उसका नंबर लिखा जाता है, बहुत कुछ और लिखा जा सकता है, लेकिन थर्ड मेन थिंग अमाउंट लिखी जाती है। मसलन लेट मी कंप्लीट, जिस पीरियड की हम बात करें, लेट्स अज्यूम किसी टाइम पीरियड की जो भी है, एक दिन है, एक हफ्ता है, जो भी है, 4 कस्टमर्स को सेल हुई, ABCD क्या लिख रहा हूं? इनवाइस नंबर 1। फिर अगर आपने कभी गौर किया हो तो उन पेजेस पे नंबरिंग हुई होती है, ऊपर उनके नंबर होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5। हमें डेफिनेटली पता नहीं कौन सा नंबर मिलता है, तो नंबरिंग हुई है। ये क्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इनवाइस नंबर। और लेट्स अज्यूम ए को जो सेल की थी उसकी अमाउंट 10,000 है, 15,000 है, 5,000 है, और लेट्स अज्यूम 25,000। कहां से देख के ये इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में लिखी जा रही होगी? इनवाइसेस सामने रखी जाती हैं, जो आपको पेज मिलता है ना उसकी एक कॉपी सेलर के पास भी होती है, बल्कि अक्सर शायद अगर कभी इत्तेफाक हुआ उसमें कार्बन पेपर पड़ा होता है, वो एक आपको देता है, दूसरा रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो जो साहब भी ये क्रेडिट सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो उसकी जो इनवाइसेस की कॉपी है उसको सामने रख के 3 मेन चीजें क्या क्या लिख रहा होगा? कस्टमर नेम, इनवाइस नंबर और अमाउंट। यहां तक आप भी लिख लें, आगे क्या होता है फिर मैं बताता हूं। ये बिल्कुल एक आसान सी चीज है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें आगे जाके जब आप बड़े हो जाएंगे हमें जरूरत पड़नी है, तो इसलिए बेहतर है इनका आइडिया भी हो जाए। ये आपके सामने क्या बनाया गया है? सेल डे बुक में क्या क्या लिखा जाता है? किस चीज की अमाउंट है ये? सेल की अमाउंट है, क्रेडिट सेल की अमाउंट है। क्या ये अंडरस्टूड बात है कि ये सारी क्रेडिट सेल्स होंगी? वो क्यों? क्योंकि सेल्स डे बुक बनाते ही क्यों हैं? कैलकुलेटर उठाएं, इन अमाउंट्स का सम कर दें। 55,000 टोटल क्रेडिट सेल है। डन सर? नेक्स्ट हेडिंग लिखें इसके फौरन बाद, सेल रिटर्न डे बुक। सेल रिटर्न डे बुक किस मकसद के लिए होती है? अगर क्रेडिट से रिटर्न्स हो जाए तो उसे इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। बात मेरी पूरी सुन ले पहले तो। इसका फॉर्मेट इस तरह से, इसमें भी कस्टमर नेम, देन उसके बाद डरना नहीं, रिलैक्स रहना बिल्कुल,
क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ, एक मिनट। और देन फिर उस क्रेडिट नोट नंबर की अमाउंट लिखी जाती है। ये जो ऊपर वर्ड आया था जरा, जहाँ सेल्स की बात हुई है, उसके सामने मैंने वर्ड लिखा था इनवाइस। इनवाइस इस चीज का एविडेंस होता है कि चीजें सेल हो गई हैं। सेल की तरह डबल एंट्री बोला, क्रेडिट सेल की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब सेल रिटर्न्स की तरह एंट्री बोला, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। कंफर्टेबल है सर? सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट वाली एंट्री को गौर से बोर्ड पे देखें। इस एंट्री में हमने अपने कस्टमर को क्रेडिट किया है, डेबिट किया है या क्रेडिट किया है। तो जब भी कभी कस्टमर सेल रिटर्न करे तो हम अपनी बुक्स में से रिसीवेबल का बैलेंस कम कर देंगे, और उसको कम करेंगे बढ़ा देंगे, और उसको भी अगर बताना है कि कितने से हमने आपको कम कर दिया है, अपनी किताब में अपनी बुक्स में कितने रुपए से कम कर दिया है, तो एक सफा बना के कस्टमर को भेजा जाता है। क्या कहा? लेट मी रिपीट। हमने सेल रिटर्न की एंट्री में क्या किया? कस्टमर के बैलेंस को कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तब अगर हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, असल में प्रॉब्लम देखें समझे क्या है। ये बेटा इस तरह नहीं होता कि किसी एक कस्टमर को बस एक ही सेल हुई और बस वो पैसे देगा, कहानी खत्म। सेल्स होती रहेंगी डिफरेंट डेट्स पे, पैसे भी आ रहे होंगे, रिटर्न्स भी हो रही होंगी, कभी कैश से पैसे, कभी चेक से पैसे। तो हमारी बुक्स में जितना रिसीवेबल होना चाहिए, क्या उतना ही उसकी बुक्स में पेएबल भी होना चाहिए? और अगर खुदा ना खासा ये ना हो तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली वही होगा जो नहीं होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रिसीवेबल है हमारा, हमने 50 लाख लेना है, तो क्या किसी शख्स को ये कहना चाहिए कि मैंने भी 50 लाख लेना है? और नहीं कहना चाहिए। अगर हम भी कह रहे लेना, वो भी कह रहे लेना, फिर तो ये मसला कहीं और ही हल होगा। अगर हम कह रहे हैं 50 लाख रिसीवेबल है, तो किसी एक शख्स को कम से कम क्या कहना चाहिए? 50 लाख ही पेएबल है। तो इसलिए जितनी एंट्रीज हम कर रहे होंगे, हम साथ साथ बताते भी हैं कि आप भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अपनी एंट्रीज कंप्लीट रखें। और अगर कंप्लीट ना भी रखें तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि इस इनवाइस की वजह से हमने डेबिट किया हुआ, इस रिटर्न की वजह से हमने क्रेडिट किया, एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम अपना सारा रिकॉर्ड के सामने रख दें। भाईजान आप खुद लेजर बना लें, वरना हमें बता दें, हमको अकाउंटेंट आपको दे दें। तो इसलिए हर ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई एविडेंस रखा जाता है। तो इनवाइस किस चीज का एविडेंस है? सेल हुई है। फिर अब अगर सेल रिटर्न हो तो हम एक पेज बनाएंगे, उस पेज का नाम क्रेडिट नोट क्यों रखेंगे? नोट सिंपली मीन्स एक सफा है, नोट मीन्स एक सफा है, इसका सफे का नाम क्रेडिट नोट क्यों है? क्योंकि जब भी सेल रिटर्न होगी हम अपने कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस सफे का नाम ही क्या पड़ गया है? क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट किस चीज का एविडेंस होगा? कि कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है और उसकी कितनी प्राइस थी। तो इस पे कस्टमर नेम होगा, वही जो चीजें मैंने यहाँ लिखी है, कस्टमर नेम होगा, इसका फिर इसकी भी उसी तरह नंबरिंग होगी, जिस समय इनवाइसेस की नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी अलग से एक बुक बनती है, उसकी भी प्री नंबरिंग होती है, फिर इस पे अमाउंट मेंशन होगी। तो व्हाई दिस पेज इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट? बिकॉज it is an evidence of sale return. It is an evidence of sale return. ये थोड़ा सा नीचे जगह बल्कि कहीं अलग अगर बना सकें, थोड़ा इसके अंदर मिक्स ना करें एग्जांपल पे, या ऐसा कि जगह अगर मेरा ख्याल थोड़ी सा स्पेस बच जाएगी है। ये जो मैं बना रहा हूँ कॉलम, ये तो 3 है, राइट साइड पे शायद थोड़ी सी जगह बन जाए, इसी पेज के इसी तरह बन जाएगी थोड़ी सी, उधर ही लिख लें, एंट्री लिख लें, इसमें मिक्स नहीं करना, कैंडी साथ रखना। जहाँ कस्टमर नेम, क्रेडिट नोट और अमाउंट को बनाएंगे, पहले मैं बना लूंगा, फिर आप आराम से लिख लीजिएगा। It is an evidence of, which is an evidence of, which is an evidence of, credit note is an evidence of sale return. Why credit note is a word?
बिकॉज व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ द सेल रिटर्न? क्या सेल रिटर्न की डबल एंट्री हमेशा यही होगी? क्या सेल रिटर्न की डबल एंट्री हमेशा यही होगी? क्या होगी? डेटर उसमें क्रेडिट हो रहा होगा। अब कस्टमर को अगर बताना है हमने कि हमने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, तो हम किस नाम से सफा बनाएंगे और ये सफा भिजवा देंगे उसे, वो इस सफे की बेस पे हमें क्रेडिट करेगा या डेबिट करेगा? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। वो इस सफे की बेस पे फिर अपनी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेगा या सेल रिटर्न? हिम्मत हिम्मत। हमारी सेल रिटर्न है तो उसकी परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाए सर। जो पहले लफ्ज आ रही वो डेबिट हो गया सर, वो क्रेडिट है डेबिट अपना कर रहा होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट, वो हमें क्रेडिटर कह रहा होगा, वो हमें क्रेडिटर कह रहा होगा। और हमें डेबिट क्यों कर रहा होगा? वो लायबिलिटी कम कर रहा होगा, हमने अपना एसेट कम किया। क्या हमें इतना अकाउंटेंट बनना है? कब से? अभी से हिम्मत शुरू कर दे सर। लेट मी कंप्लीट माय स्टोरी। मैं जरा पूरी फिगर्स लिख दूं, फिर आप उसके राइट साइड पे बना लीजिएगा। लेट्स अज्यूम कौन कौन से पर्सन्स को सेल हुई थी। सर मैं इधर खड़ा हूँ, आवाज यहाँ से आ रही है सर, आवाज यहाँ से आ रही मुसलसल। भाई बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी आवाज को दबा देता हूँ, इतना ऊंचा बोलता हूँ, आवाज यहाँ से। किस किस को सेल की थी सर? क्या जरूरी है सबसे रिटर्न हो? लेट्स अज्यूम सिर्फ ए और डी से रिटर्न हुई हैं अगेंस्ट द क्रेडिट नोट ऑफ 1 एंड 2 और सारी रिटर्न नहीं हुई। सपोज 2000 और 3000 है, यहाँ तक मेरे पास मैंने फिगर्स लिखनी है। टोटल कितना हो गया? 5000, ये भी लिखें और साथ कुछ ना कुछ क्रेडिट नोट का भी अपने पास मेंशन करें। नहीं, इनवाइस नंबर से इसका कोई लिंक नहीं है। इनवाइस नंबर जो भी हो, क्रेडिट नोट की अपनी नंबरिंग है। डी को 4 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट चीजें बेची थी और डी से 2 नंबर क्रेडिट नोट के अगेंस्ट चीजें वापस आई। तो क्या क्रेडिट नोट का नंबर वही होगा जो इनवाइस नंबर है? ये कोई जरूरी नहीं है। जिन हजरात ने रिटर्न की नहीं उनके अगेंस्ट डेफिनेटली कोई क्रेडिट नोट नहीं बनेगा। हंसले हंसले सर, हंसले मेरे पे, तेज बढ़े आप। मेरे भाइयों मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं आपके दोस्तों के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं यकीनन जैसा नजर आता हूं उससे ज्यादा जालिम हूं, लेकिन मैं इतना भी नहीं। अल्लाह करे आप हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन मेरे नजदीक ये जो गेम है ये कंसंट्रेशन डिमांड करती है। आपकी बातों का स्टॉक तो होपफुली खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आप बात सही समझ के उठते हैं आप? ये एक डिबेटेबल इशू। आपका ख्याल है ये हो जाएगा, वो रह जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है ये रह जाएगा, वो होता रहेगा। बस फर्क ये है। मैं कहता हूँ रिवाइज करें, साथ वाले को देख के ठीक ठाक मुस्कुराहटों के अंबार लगते हैं। वंस अगेन बार मैंने ऐसे ही पंगा लिया, आपको पता मेरी आदत का, तो इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब पिछले 1.5 महीने से लगा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है आपने कोई इस तरह की बातों को बॉदर नहीं किया आपने, और ऐसे जज्बाती नहीं होते ये, बस कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। असल माइक मिल गया ना मुझे, मसला ये है, मुझे पता मेरी आवाज जा रही है तो बस लगा हूँ, ना सोचता हूँ क्या बोल रहा हूँ, लगा हूँ। जी सर, ये लिख लिया सर, नोटेड है सर। पहले कौन सी बुक बना ली, फिर कौन सी बना ली? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा साथ मिल गए यहाँ तक? सॉरी मैंने मिटा के पूछा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिख लिया था? इस वक्त आपके सामने जरा सेल्स की डिस्कशन करना है। यकीनन परचेज डे बुक भी होगी, परचेज रिटर्न डे बुक भी होगी, उसकी बहस मैं बाद में करता हूँ। पहले आ जाए जरा आप मेरे साथ एक कैश बुक बनाए। कैश बुक के कितने कॉलम दोनों सारा?
बना लें, ज़हन में से सोच के बना लें। डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश एंड बैंक। मैंने फर्स्ट ईयर बिजनेस लिखा है एग्जाम्पल बनाते हुए, ताकि फिलहाल ब्रॉड डाउन का इशू ना आए। होते नहीं ब्रॉड डाउन या होंगे नहीं, फर्स्ट ईयर इसलिए नहीं होगा। बस काइंडली फॉर्मेट बना के प्लीज रुकिएगा। जी सर, ये एग्जाम्पल जो बना रहा हूं मैं, ये लिंक्ड आपस में। 4 कस्टमर्स हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी। रिटर्न्स कहाँ कहाँ से हुई हैं? ए और डी से। अब प्लीज बात मेरे पूरी करने दीजिएगा जरा, इसमें एक नई चीज आ रही है, नए तरीके से आ रही है, बहुत ध्यान रखना आपने। लेट्स अज्यूम कस्टमर ए से 3000 कैश मिला, एंट्री बोलेंगे कैश डेबिट डेटर ए, सॉर्ट ऑफ ये कर रहा हूं। ए लिखने का मतलब कस्टमर ए। कस्टमर बी ने हमें 6000 का चेक दिए, एंट्री वाला। और लेट्स अज्यूम अभी डिस्काउंट का इशू नहीं। डन है सर? डन है सर। लेट्स अज्यूम एक कस्टमर ई है। ई कस्टमर क्या लिखा मैंने? ई। वो कहां से आ गया? उसने सपोज 4000 कैश दे दिए। ये कैसे हो सकता है? कैश सेल होगी, क्रेडिट सेल की सारी बहस हो रही। क्या एडवांस फ्रॉम कस्टमर का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है सर? नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, पहले चीजें बेचते हैं आप, और अगर क्रेडिट में बेचें तो कुछ अरसे बाद कैश आता है। लेकिन क्या वाइस वर्सा भी हो सकता है? कैश एडवांस में लिया हो किसी से। अनअर्न्ड इनकम एक वर्ड आया था कुछ दिन पहले, जरा ढूंढे रजिस्टर में जरा कहीं, क्या चीज होती है अनअर्न्ड इनकम? लाइबिलिटी नहीं, वो तो बात की बात है, ये होती क्या चीज है? कैश इज रिसीव्ड मैं नहीं ढूंढूंगा, मुझे याद है। याद मुझे नहीं है लेकिन मैं ढूंढूंगा नहीं। चार पॉइंट्स लिखे थे सर, अक्रूवल बेसिस इस जमाने में आई थी सर। उसमें फोर्थ हेडिंग थी अनअर्न्ड इनकम। क्या चीज थी? पैसे आ गए हैं, कमाए नहीं है। इधर अगर रिलेट करें तो 4000 उसने दे दिया है, अभी हमने चीजें दी नहीं है, और दी नहीं है, देयरफॉर वो सेल्स डे बुक में नहीं आ रही। तो ई से क्या हुआ? एडवांस। ठहरे ठहरे जस्ट अ मिनट। देखिए, क्या ए बी और ई जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये सारे कस्टमर्स हैं। तो कुछ कस्टमर्स वो होते हैं जिन्हें चीजें पहले दी जाती हैं और पैसे बाद में दिए जाते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर किसी कस्टमर पे आपको जरा भरोसा ना हो, आपको लग रहा हो मेरे जैसा निकलेगा, तो आप डिमांड कर सकते हैं कि पहले पैसे दो और फिर चीजों की बाद में बात करना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सिचुएशन हो जाएगी? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये वर्ड सुन के कभी लायबिलिटी को जहन में आएगी या एसेट जहन में आएगा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या ये पैसे बोझ हैं सर? कब तक ये बोझ महसूस होता रहेगा? जब तक हम चीजें नहीं देंगे। तो व्हाट इज द नॉर्मल सिचुएशन इन क्रेडिट सेल? पहले चीजें जाती हैं, पैसे बाद में आते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द स्टोरीज, कैश पहले भी आ सकता है और चीजें बाद में भी जा सकती हैं। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, व्हिच डेफिनेटली मींस अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। लास्ट 1 मिनट है, सॉरी, आपको बार बार पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ रहा है।
मैं इस वक्त किसी पेमेंट्स की बहस नहीं कर रहा, किसी परचेज की नहीं, इन्हीं फिगर्स की बेस पे बाद में फिर आपसे सीडी निकलवा आने जरा यहाँ तक अपने नोट करना। ये ऊपर सेल रिटर्न डे बुक तो बना ली आप लोगों ने, बना ली थी ना? मैंने बनाई जी कैश बुक, बस जितनी है इतनी बना दी। चलिए यार शुरू करिए। डेबिट साइड की तूने आने लगा, क्रेडिट साइड पे मैं देख रहा हूँ। स्टॉप, एडवांस फ्रॉम सर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है सर, सॉरी। बचपन में नया तरीका ढूंढा, डायरेक्शंस बदल गई थी। मुश्किल काम है सर। अब मुझे समझ आई पीछे बैठ के पढ़ा क्यों अच्छा जाता है, पहली लाइन में बैठ के पढ़े नहीं जाता। काशिफ साहब बैठे हुए हैं लाइब्रेरी, माशाल्लाह। क्यों मेरे सामने क्या मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता जो लाइब्रेरी जाना पड़ा? अच्छा माशाल्लाह। जी सर, नोटेड है सर, देखिए सर। इसका सर ये टोटल करवाएं बोर्ड पे देख के पहले। डिस्काउंट्स नहीं है, फॉरगेट अबाउट दैट। कैश का सम क्या बनेगा? क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो क्या यही सीडी होगा? सर जी यही सीडी होगा सर, ठीक है। क्या कैश आके जाता कहीं नहीं? क्या कैश आके जाता कहीं नहीं भाईजान? जाता है, जा सकता है, मैं अभी अज्यूम नहीं कर रहा, ताकि हमारी बहस जरा सिर्फ सेल से रिलेटेड है, सेल रिसीट्स, ये बहस जरा फाइनल हो जाए। बैंक कैसे बैलेंस करें? ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यार, क्या हो गया? बस कर दो यार। क्या मैं भी ये बहस अब बस कर दूं सर? डेबिट बैलेंस ही है ना? एनी कंफ्यूजन, इफ एनी, मासूमाना कंफ्यूजन? देन सर जी अब ये जो मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, डेफिनेटली फिर सिर्फ आपको समझाने के लिए चंद एक फिगर्स लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सारा ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड सेल्स डे बुक बनाने वाले साहब क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते रहेंगे, सेल रिटर्न डे बुक बनाने वाले, कैश बुक बनाने वाले अपना अपना काम करते रहेंगे। जब ये बुक्स बन जाएंगी तो देन ये बुक्स जो हैं जर्नल की सब डिविजन्स है, सबका पता है ये बात। इसके बाद लेजर्स की गेम स्टार्ट हो। क्या जर्नल के बाद लेजर्स बनते हैं सर? बनते हैं सर। लेजर किस किस का बनता है यार? हर एक का, हर ए का, हर बी का, हर अकाउंटिंग हेड का, हर अकाउंटिंग हेड का एक लेजर। तो इस स्टोरी में, डे बुक्स की स्टोरी में तरीका ही होता है फुल कंसंट्रेट करना, बस छोटी सी एक नई चीज है और बड़े बड़े आराम से समझ आ जानी, रिलैक्स रहना था। सेल्स डे बुक देखें अपनी, प्रोसीजर ये होता है कि सेल्स डे बुक, रिटर्न डे बुक्स, कैश बुक्स से पहले ट्रांजैक्शंस टोटल्स की बेस पे ट्रांसफर की जाती हैं। मतलब मेरी इस बात का ये है, क्रेडिट सेल सॉरी सेल डे बुक का टोटल देखना। एक अकाउंटेंट साहब होंगे, अब मेरी इस बात से ये परेशान होंगे, इतने सारे अकाउंटेंट इतने सारे ही होते हैं, ये कुछ चंद एक ट्रांजैक्शन को एक सेल हो गई,
तो साल बाद 2-3 साल बाद एक परचेज होगी, इस तरह नहीं होता। सुबह दोपहर शाम सैकड़ों ट्रांजैक्शंस। तो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है और ड्यूटीज को सेग्रीगेट भी किया जाता है। सेग्रीगेट मींस अलग अलग, तकसीम इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरे जैसे लोग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त माशरे में ज्यादा है। ये लोग आपस में मिल मिला के भी बड़ा कुछ कर देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल एक ही पर्सन है और वो कस्टमर्स की रिकॉर्डिंग करी जा रहा है। सेल हुई, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, रिटर्न हुई वही कर रहा है, रिटर्न सेल रिटर्न डेबिट डेटा क्रेडिट। अब रिटर्न हुई ए से, उसने कर दी जी में, इससे क्या होगा? जी से रिसीवेबल कम हो जाएगा क्योंकि जी ने रेस्टोरेंट बुला के मेरे जैसों को खाना खिला दिया होगा। फिर पैसे आए किसी से, आधे आगे जेब में, बाकी चले गए किसी के लेजर में। अब ये ओनर्स ऑफ द बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो हर ट्रांजैक्शन को खुद चेक कर सकें। जब भी कोई चेकिंग भी इवन होती है, ऑडिट वर्ड सुना कभी आप लोगों ने, वो भी 100% नहीं हो सकता। 100% अगर आपने ट्रांजेक्शन का ऑडिट करना है तो आपको फॉर एग्जांपल अगर 20 लोगों का अकाउंट्स डिपार्टमेंट था, उतना ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोबारा बनाना पड़ना है और फिर पूरा साल उन्हें बैठा के एक ही कंपनी का ऑडिट करवाना पड़ना। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चंद लोग ही आ सकते हैं और वो हमेशा सैंपल बेसिस, सैंपल सिलेक्टेड बेसिस, 5% ट्रांजेक्शन, 6% ट्रांजेक्शन। तो मेरे जैसे लोग जो इन्हीं चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर उनकी इस तरह की हरकतें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली ऑडिटर भी तो कोई इंसान होता है। क्या वो किसी रेस्टोरेंट में जाना अच्छा महसूस नहीं करता है? तो कोशिश पूरी की जाती है कि मेरे जैसे लोग दूर दूर हों, लेकिन इवन देन जो मर्जी कर लें, अगर इंसान में से खुदा खौफी निकल जाए तो सारे रास्ते तलाश करना आसान हो जाता। अगर नीयत में मसला हो, लेकिन कोशिश पूरी क्या की जाएगी कि आप जैसे नौजवान रखे जाएं, देयरफॉर प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बीच में अगर मेरे जैसे भी हों तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और खत्म होते अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं और चेंज आ चुका है। लेकिन मैं आपको पुरानी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पुराने लोगों की जो ये हरकतें हैं शायद बड़े होकर पकड़नी पड़े। पुराने मसले हल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे इनसे। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, मेरी होपफुली मेरी बात समझ आ गई। सेग्रीगेट किया जाता है। तो एक अकाउंटेंट साहब होंगे जो टोटल्स की बेस पे ये सारी ट्रांजैक्शंस लेजर्स में पोस्ट करेंगे, टोटल्स की बेस पे। फिर डेफिनेटली एक अकाउंटेंट वो भी होना चाहिए, दोबारा सेल डे बुक देखें, क्या ये भी पता होना चाहिए कि ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है। तो किया ये जाता है कि टोटल्स कोई एक साहब अलग रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और सेपरेट लेजर्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स अलग बना रहे होंगे, अलग बनाए जा रहे होंगे। आइडियल सिचुएशन ये है कि जो भी टोटल्स की बेस पे रिसीवेबल आएगा, हिम्मत हिम्मत, क्या वो टोटल रिसीवेबल इन सब इंडिविजुअल रिसीवेबल्स के सम के बराबर होना चाहिए। और अगर ये बराबर ना हो तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर ह्यूमन एरर अगर है तो वो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के इधर उधर किया जाएगा तो किया हो तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अकॉर्डिंगली उस पर्सन को ट्रेस किया जा सकता है कि किसने गलत अकाउंटिंग की। तो कॉन्सेप्ट क्या है सारी स्टोरी का? पहला स्टेप क्या है? टोटल्स की बेस पे लेजर्स बनाए जाएंगे। कैसे? 55,000 ढूंढना। क्या है ये 55,000? डबल एंट्री बोले, डबल एंट्री बोले और लिखने की जल्दी और ख्वाहिशात को खत्म कर दें। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने क्या बना लिया है? नहीं सर जी, क्या बना लिया सर? मैंने डे बुक्स बना ली, डे बुक्स बना ली हैं। डे बुक्स बनाने के बाद अब आपके सामने क्या बनाने की ख्वाहिश करने लगा हूं? लेजर्स बनाना चाह रहा हूं। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, जैसे आपने कहा ठीक है। असल में देखिए, इरादा आप नौजवानों का, मेरा तो ना भी हो, जिनकी नीयत साफ होती है रब का करम उनके साथ होता है। तो आप क्योंकि पढ़ने आए हैं तो इंशाल्लाह में रब ने तौफीक देनी है कि मैं आपके उस इरादे को पूरा करने के कुछ काबिल हो जाऊं। बिस्मिल्लाह।
सब कुछ लिखा जा रहा है, वो नहीं लिखा जा रहा। मेरा ख्याल है कि आप जैसा नौजवान और ईमानदार अकाउंटेंट यहाँ जरूरी है। या अल्लाह मौला मदद करो, बच्चों के सामने का पर्दा ही रह जाए। बेटा बेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन सर। जब भी कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आए सर, और अगर आप सीरियस हो तो उसको और संजीदगी से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। जैसा मोबाइल होता है, आप यूज कर रहे हैं, बैटरी अचानक महसूस खत्म हो, आपको जिंदगी दुनिया में सब कुछ भूल जाता है। अब चार्जर चाहिए, खाना ना आए, पीना ना आए, लाइट आ रही नहीं आ रही, बस उतनी का आ जाए कि चार्ज हो जाए। तो किसी के पास वो पता नहीं, मैंने सुना वो एक बैंक भी होता है, पता नहीं वो हो जाए, बस कुछ हो जाए। तो वो कमिटमेंट चाहिए। तो मौला बस बच्चों को वो कमिटमेंट चाहिए। जी सर, क्या बनाने के बाद क्या बनाने लग गया? डे बुक्स बनाने के बाद लेजर्स बनाने लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ कबूल हो। दोबारा काइंडली जरा 55,000 टोटल के बेस पे डबल एंट्री बताइएगा। मैं टोटल की बेस पे एंट्री कर रहा हूं या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की बेस पे कर रहा हूं? क्या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, इंशाल्लाह भी करते हैं। लेकिन इस टोटल में क्या कोई एक कस्टमर है या सारे कस्टमर है? सारे कस्टमर्स का एक कंबाइन लेजर बनता है। देयरफॉर क्योंकि ये सारे कस्टमर्स इकट्ठे होने लगे हैं, इससे परेशान हुए बगैर इसका एक पहली दफा नाम सुने। इसको बोलते हैं सारे लेजर्स को इकट्ठा करके, सारे कस्टमर्स को इकट्ठा करके जो लेजर कस्टमर्स का बनता है, उसे पुकारा जाता है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट सिंपली मतलब ये है कि इन सब का जो रिसीवेबल है उसके बैलेंस हमने इकट्ठा करना है। इन अदर वर्ड्स, क्या वर्ड यूज किया सर मैंने? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। कंसंट्रेट यार, एक मिनट। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट से कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सिंपली इट मींस टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। टोटल डेटर अकाउंट मींस टोटल कस्टमर अकाउंट। टोटल कस्टमर अकाउंट से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे कस्टमर जिनको सेल किया उनकी बात हो रही है। मेरे ख्याल इससे ज्यादा आगे रहने देते। तो एक कौन सा नाम से मैंने एक लेजर बनाया, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, कॉमनली यूज वर्ड है, लेकिन इट मींस टोटल डेटर अकाउंट की बात हो रही है। और डेफिनेटली क्रेडिट सेल है। दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? सेल्स के नाम से बने। दोबारा डबल एंट्री कर ली 55,000 की। अब मैं बार बार 55,000 बोल रहा हूँ, विच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल अमाउंट। उसकी पोस्टिंग करवाएं। डेटर कंट्रोल अकाउंट में 55,000, रेफरेंस बता दें सेल के लेजर में क्रेडिट साइड पे रेफरेंस लिखवा दें डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। लिखने को 1 मिनट रहने दें, कोई साइंस नहीं है, रिलैक्स होकर देखें, शायद बात इतनी ही है। तो जब कभी भी ये लेजर्स में पोस्टिंग करनी होगी, पहले क्या किया जाएगा? डे बुक्स का टोटल और क्रेडिट सेल की एंट्री हो जाएगी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड सेल क्रेडिट। अपने सामने जरा सेल रिटर्न डे बुक रखें, ये कंप्लीट करवाना पहले आपको। सेल रिटर्न डे बुक में क्या है? सिर्फ सेल रिटर्न है, क्रेडिट सेल रिटर्न है। वंस अगेन टोटल ढूंढे, 5,000। डबल एंट्री बोले। सेल रिटर्न का लेजर अलहदा बनेगा सर। किस साइड पे फिगर आएगी सर? कितनी आएगी सर? रेफरेंस लिखवा दें सर, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का लेजर नया बन जाएगा सर, हरगिज नहीं बनेगा। सेल रिटर्न उसी लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आ जाएगी। 5,000। ये 5,000 कहां से आया? सेल रिटर्न डे बुक के टोटल से आया। कैश बुक में आ जाए। कैश बुक में कैश रिसीव हुआ हुआ है। कैश का कॉलम देखें, डेबिट कॉलम। वंस अगेन टोटल कैश पहले इकट्ठा करके फिर अकाउंटिंग एंट्री करनी है। व्हाट इज द टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, डबल एंट्री बोले। कैश डेबिट एंड डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट।
कैश जो डेबिट हुआ है, कैश बुक गौर से देखें, ये कैश बुक बेटा बनी ऐसे हुई है कि शायद लेजर फॉर्म है। तो अगर मैं कहूँ कैश वहां डेबिट हुआ है सर, तो अलहदा कैश का लेजर बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। किस लेजर में फिगर पहली आ रही है? वो तो कैश का लेजर ही नहीं है। कैश का लेजर ही तो है जो कॉलम वाइज बना हुआ है। तो कहाँ डेबिट हुआ है, कहाँ कर दिया है? वहां तो नजर नहीं आ रहा 7,000, आ रहा है नजर सर 4,000 जमा 3,000। तो मैंने कैश का लेजर दोबारा क्यों नहीं खोला? कैश बुक जो है वो बनी ऐसे हुई है कि लेजर फॉर्म ही है, तो अलहदा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। बैंक कॉलम में आ जाए। बैंक कॉलम में इस वक्त फिगर 1 है, कितनी है? अगर एक से ज्यादा होती कस्टमर से रिलेटेड तो क्या उनको भी सम करते? क्या एंट्री कर लेंगे? क्या बैंक का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है और क्या डेटर कंट्रोल अकाउंट में 6,000 आएगा? मैंने तो कहा था टोटल आएगा। क्या ये एक ही ट्रांजैक्शन फिलहाल टोटल है? अगर एक से ज्यादा होती तो प्लस कर लेते। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम देखें, अगर होता तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बता देते आप मुझे। क्या बता देते सर? तो अगर है नहीं तो बस यही पोस्ट है जो मैंने आपके सामने कर दी है। आई रिक्वेस्ट, जो किया है मुझे करवाया है वो बोल के खुद से करें। जी सर, आने दे सर, मैं इधर ही खड़ा हूँ। कस्टमर से आया है लेकिन क्या एडवांस आया है? या जाने दे यार, क्या कस्टमर की पैसे लाइबिलिटी है? सर 400 दे, क्रेडिट हुए हैं। तो क्या पैसे लाइबिलिटी है इसलिए तो क्रेडिट हुए हैं। क्या 3,000 से रिसीवेबल कम हुआ है? क्या 3,000 से रिसीवेबल कम हुआ है तो क्रेडिट हुआ है। और क्या 4,000 से लाइबिलिटी बढ़ी है? वो भी क्रेडिट हुई है। बाकी जो आप कहने लगे हैं वो मैंने बताना, दोनों सही हुए हैं। वैसे वो रिसीवेबल कम हुआ है, वो लाइबिलिटी बढ़ी है। रिसीवेबल कम हो या लाइबिलिटी बढ़े, क्रेडिट होती है। मैंने कस्टमर्स, डेटर अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट, इसे एडवांस मिल गया है, तभी कर लेते हैं वो बात। मैंने लिख लिया है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ चले बेटा। Any confusion in my posting? कौन से 2 लेजर मैंने क्यों नहीं बनाए? कैश और बैंक का मैंने लेजर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो जो कैश बुक है वो लेजर फॉर्म में ऑलरेडी बनी हुई है। भाई कुछ कहना चाह रहा है, आप सुन नहीं रहे उसकी बात। ऐसे तो ना करें, जरा मायूस हो। कोई जरूरी काम होगा, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो। जी सर, नहीं नहीं कोई इशू नहीं, बोल थोड़ा सा रेस्ट भी बीच में होना चाहिए। असल मसला उन नौजवानों का है जो आंखें खोले खोले ही सो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मेजोरिटी है। मलिक साहब जाने दे गुस्सा। मलिक नबी साहब कहते हैं जी, क्वेश्चन सुने जो, हमने सेल रिटर्न को सेल के लेजर में डेबिट साइड पे क्यों नहीं लिखा?
मलिक साहब, लेजर अलहदा बनते हैं सर, हर अकाउंटिंग हेड का लेजर अलहदा हो जाता है सर। तो आई होप नवीद अख्तर साहब आपने मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश की है। ना करिए यार, खुदा का नाम ले, मैं तो गिना गिना के थक गया हूँ। सेल रिटर्न सेल से लेस होती है, आगे बताएगा मैंने क्या करना है। परचेज रिटर्न परचेजेस से, ड्राइंग्स, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या ये लेजर अलहदा होते हैं? ना करें सर। जी सर जी, जब लेजर बन जाते हैं, बना ली प्लीज, तो फिर इनकी बैलेंसिंग की जाती है। लेकिन बैलेंसिंग आपने करनी करवानी, प्लीज सीरियस। वेलकम बैक। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की जो बैलेंसिंग इस वक्त है, ये इंशाल्लाह बात पूरी एंजॉय कर सकते हैं। कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। पहले मुझे जरा बोर्ड पे देख के कैलकुलेटर उठा के मेरा जरा ये लेजर बैलेंस करवाना। सबसे पहला स्टेप, डेबिट साइड आपने नहीं प्लीज लिखना है, ना करी यार, खुदा का नाम नहीं यार, कैलकुलेटर पकड़ के वर्किंग करवाने के ये मतलब कहां से आगे के लिखना है? सर जी पहले बात तो समझे यार, कमाल है यार। प्लीज, व्हाट इज द ओल्ड स्टोरी ऑफ बैलेंसिंग द लेजर्स? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे कितना लिखूं? डिफरेंस है 37,000 है। सीडी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, 37,000 बनता है। क्या ये सही है? सेल्स बुक में आने वाला, एक मिनट, सेल्स बुक में आने, मुझे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शंस आपने जरा ढूंढ के दिखानी है जो आपको सारी नजर आएंगी सारी बुक्स में, सेल्स बुक, रिटर्न डे बुक और कैश बुक। इंडिविजुअल जरा फिगर्स मुझे लिखवानी है। ए को सेल कितनी की, ए से रिटर्न्स कितनी हुई, प्लस कर दूं, माइनस, कैश कितना मिला, प्लस माइनस, बोल दें यार क्या हो गया यार, फाइनल आंसर 5,000 क्या आ गया, रिसीवेबल आ गया। ये कैसे आ गया, प्लस माइनस करके आ गया। बी करवाएं, 15,000, एनी रिटर्न्स, एनी रिटर्न, एनी चेक रिसीव, 6,000, 9,000 है गया। क्या ये 9,000 रिसीवेबल है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। डी सर, सी सर, 5,000, एनी रिटर्न सर, एनी रिसीव सर इज इक्वल टू सर 5,000 का 5,000 रिसीवेबल है। डी सर, सेल सर, सेल सर 25,000, सेल सर, सेल सर 25 ही रहनी, सेल रिटर्न सर 3,000। ये प्लस माइनस समझ आ रहा प्लीज? कैश बुक में जाए, एनी रिसीट सर, रिसीवेबल सर 22,000, रिसीवेबल तो नहीं है, ई भी है, उससे कोई रिसीवेबल तो नहीं, कैलकुलेटर उठाए। ये वर्किंग ठीक है प्लीज, वर्किंग 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 जाने से इनका सम करें, कितना बना सर, 41 बन रहा होगा, साथ वाले ने बोला 41 बन गया है। मेरा डेटर कंट्रोल अकाउंट देखें, मैंने तो कहा था डेटर्स कंट्रोल अकाउंट सारे कस्टमर्स का लेजर है, तो वहां तो 37,000 रिसीवेबल आ रहा है, बनता 41 है। क्या मसला हुआ है? कैश बुक देखें, 4,000 ढूंढे, ई से जो एडवांस आया था क्या वो लायबिलिटी है? क्या वो लायबिलिटी है? 37,000 को अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या इस 37,000 में 41,000 का रिसीवेबल और 4,000 की लायबिलिटी नेट ऑफ हो गई है?
कितना रिसीवेबल है 41,000, कितना एडवांस है, रिसीवेबल क्या चीज है, एसेट, 4,000 एडवांस क्या चीज है, लायबिलिटी। क्या किसी से रिसीवेबल, किसी के एडवांस से नेट होना चाहिए? क्या किसी एक पर्सन का रिसीवेबल उसके पेबल से एडजस्ट हो सकता है? किस एंट्री की बात की है मैंने? कॉन्ट्रा हो सकता है, लेकिन सिर्फ कब होता है? जब एक ही पर्सन से साइमल्टेनियसली रिसीवेबल और पेबल भी हो। लेकिन क्या ए, बी, सी और डी का रिसीवेबल 41,000 ई के एडवांस से नेट ऑफ हो जाना चाहिए? क्या 41,000 अलहदा रिसीवेबल करंट एसेट्स में आना चाहिए? और क्या 4,000 अलहदा करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए? तो आ तो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हमने बैलेंस करते हुए आपस में नेट ऑफ कर दिया। कौन सी अमाउंट किस अमाउंट से नेट ऑफ हो गई? रिसीवेबल ऑफ 41,000 नेट ऑफ अगेंस्ट 4,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये प्लीज सबको 37 समझ आ रहा है? 41,000 डेबिट बैलेंस, 4,000 क्रेडिट बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, नेट होके 37 बनता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा लेजर है, अगर हम इसे उसी ट्रेडिशनल वे से बैलेंस करें जिससे हम करते हैं, तो नेट फिगर आ जाएगी। लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह हमने कोई जादू नहीं करना, सारा उसी डेबिट क्रेडिट के अंदर है, इंशाल्लाह हमने वहीं रहना है। तरीका सर ये होता है, प्रॉब्लम असल में बना कहां से है? ये क्रेडिट साइड में जरा 7,000 देखें, कैश वाला 7,000 और अपनी कैश बुक, इस 7,000 के अंदर 4,000 एडवांस भी आ गया। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, बोर्ड पे ध्यान से सुना, बोर्ड पे देखिए ध्यान से सुना। क्या इसमें से अब ये जो हमने कस्टमर अकाउंट इकट्ठा बना लिया है, कुछ कस्टमर से रिसीवेबल है और कुछ कस्टमर फिलहाल एक ही है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कस्टमर्स का एडवांस भी हो गया है। क्या इसमें अब कुछ एसेट का बैलेंस और लायबिलिटी का बैलेंस इकट्ठा हो गया है? तो तरीका सर ये होता है, अब डेफिनेटली जो मैं आपको बताऊंगा ये एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन देगा। आपने सबसे पहले डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस करते हुए क्रेडिट बैलेंस ऑफ एडवांस फ्रॉम कस्टमर आइडेंटिफाई करना होता है। और डेफिनेटली हम कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। करना क्या है? अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर को आइडेंटिफाई करके बोर्ड पे लेजर देखें, क्रेडिट बैलेंस के तौर पे लेजर में लिखना है। क्या 4,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? क्या 7,000 में है? क्या वो लायबिलिटी है? क्या 4,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर लायबिलिटी है? क्यों है? पैसे ले लिए हैं, चीजें देनी है। क्या लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं? क्या लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं? क्या क्रेडिट बैलेंसेस आपको पता है लेजर में कैसे आते हैं? यस सर, आपको पता है। बताएंगे कितनी अमाउंट इस लेजर में किस साइड पे आनी चाहिए? 4,000 क्रेडिट बैलेंस है। और सर जी क्रेडिट बैलेंस है ना यार, वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों है वैसे? ना 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 ना, मैंने जान नहीं छोड़नी, जान इसमें नहीं छूटनी। बात पूरी होगी तो इंशाल्लाह जाना है, कोई इशू नहीं है। नमाज ही पढ़नी है जाके, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करनी है, तो नमाज 5:30 तक पहुंच गई, कोई इशू नहीं है। वो टेक लगा ले, आराम से बैठ जाओ। क्या ये 4,000 एडवांस में मिला है? क्या ये कंफर्म है कि लायबिलिटी? क्या ये क्लोजिंग लायबिलिटी है? फर्स्ट का बिजनेस है, ब्रॉड डाउन की तो भी बात ही नहीं हो रही। तो क्या ये 4,000 क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे? एनी कंफ्यूजन? तो हम क्या किया करेंगे, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट असल मसला क्या हुआ है, ये सारे कस्टमर्स का इकट्ठा लेजर है। हो सकता है इसमें से कुछ कस्टमर्स का बैलेंस डेबिट हो, विच मींस रिसीवेबल, और कुछ कस्टमर्स का बैलेंस एडवांस हो जाए बिकॉज हमने पैसे पहले पकड़ लिए। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है कि इसमें से पहले क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली प्लेस कर लें।
हमें कैसे पता चलेगा? इंशाल्लाह हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ तक बात ठीक है मेरी? जब ये मैंने काम कर दिया है तब जरा दोबारा कैलकुलेटर पकड़। ये मेरी 4000 की प्रेजेंटेशन सबको समझ आ गई है? ये क्या है जिसे मैंने कहाँ लिख दिया है? ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है जिसे मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया है। क्या मैंने कोई पुराने रूल की वायलेशन की है? नहीं की है। ये मेरे पे इल्जाम है, पहले इस इल्जाम को खत्म कर लेते हैं। मैंने क्या वायलेशन की है? हाँ, मैं कुछ नई बातें आज कर रहा हूँ। मैंने एक पहली बात क्या की थी कि वो कैश बैंक का लेजर एक इकट्ठी टीम में हो गया। क्या वो कोई डेबिट क्रेडिट रूल की वायलेशन थी? प्रेजेंटेशन थी? क्या यहाँ मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है? हाँ, मैंने नए तरीके से कुछ बातें की हैं। तरीका नया क्या था? टोटल्स उठाएं। लेकिन जब आप टोटल उठाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? कुछ कस्टमर्स के पैसे सेल के बाद हुए होंगे रिसीव और कुछ के पैसे पहले भी रिसीव हो सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अकाउंटिंग रह के हम कैसे रिजॉल्व कर लेंगे कि क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे, डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे जीरो ढूंढ के दबा देंगे और दोबारा लेजर बैलेंस करना शुरू करेंगे। नहीं नहीं 41 नहीं, मुझे वही बताना है जैसे हम करते हैं। मैं कोई नई चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं पहले किस साइड पे कितना लिखूं, अब मैं कितना अपोजिट साइड पे लिखूं? अब मुझे सीडी बता दो, क्या अब वो सीडी आ गया जो आना चाहिए था? तो ये कैसे सही आया करेगा? अगर आप क्रेडिट बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं किया करेंगे तो फिर ये नेट ऑफ हो जाएगा। तो ये नेट ऑफ क्यों नहीं होना चाहिए? किसी को पता है नेट ऑफ क्यों नहीं होना चाहिए? बैलेंसेस आपस में नेट ऑफ सिर्फ तब होना चाहिए जब सेम पर्सन से रिसीवेबल सेम पर्सन को पेएबल हो, एक ही पर्सन से रिसीवेबल। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस तो कॉन्ट्रा किए जा सकते हैं, लेकिन किसी का रिसीवेबल किसी का एडवांस हरगिज आपस में नेट ऑफ नहीं होना चाहिए। मेरी आखिरी बात सुने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाए, वो क्या होती है? वही वाली यार, वही वाली। करंट एसेट्स में लाए, करंट एसेट्स सबसे पहले आता है स्टॉक, आगे आते हैं ट्रेड रिसीवर्स या डेटर्स, उसके सामने होगा 41,000। और अगर इस 41,000 पे कोई डाउट है, इस पे डाउट होगा तो अलाउंस इसमें से लेस होगा। क्या जब पैसे आने हैं उन पे डाउट होगा? क्या जब पैसे आ गए हैं उस पे डाउट होगा? तो इस 4,000 के पैसों पे कोई डाउट नहीं होगा, ये आ गए हैं। अब उसे हमारे पे डाउट हो सकता है। हमें डाउट किस पे हो सकता है? 41 पे। तो अगर अलाउंस बनाएंगे तो 41 लेस अलाउंस जो भी बनाया आपने, इस 4,000 का क्या करेंगे? करंट लायबिलिटीज जहन में लाएं। करंट लायबिलिटीज की बार बार बोली जा रहा हूँ, हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटी हो। ये करंट नॉन करंट होता क्या है? नेक्स्ट 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर नॉर्मल सिचुएशन यही रहेगी कि एडवांस पकड़ के इंशाल्लाह अगले साल में चीजें दे देंगे। लेकिन अगर पता चल जाए अगले साल बाद देनी है तो फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है। Why 41,000 should be presented separately from this 4,000? Because 41,000 is the asset receivable from A, B, C, D respectively, and 4,000 should be presented in liabilities because it is a separate person each जिससे एडवांस आया हुआ। इसे नेट ऑफ क्यों नहीं होना चाहिए? किसी और का एडवांस है, किसी और का रिसीवेबल। ठीक है सर, अब काइंडली बैलेंस कर। ये मेरी बात में अब अगर यहां तक कंफ्यूजन है कि आगे नहीं, आगे मैंने थोड़ी सी बात और करनी है, यहां तक मेरे किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली और आप हजरात भी। सीडी कैसे आया? 2 सीडी आ गए, कोई इशू नहीं है। क्या ये 2 तरह के कस्टमर्स हैं? तो ऐसे तो होना है, फिर ऐसे कामों में ऐसे तो फिर होना जैसे ब्रैकेट में ना करें सर। नई चीज है, इंशाल्लाह कल आप मुझे बता देंगे कि इस सीडी का मतलब रिसीवेबल है, उसका मतलब एडवांस है। चले आज हम बच्चे हैं तो लिख लेते हैं। ये 41,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये कह रहा है रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, और वो 4,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एडवांस। आगे आगे नहीं, पेड बाय रहने चले, फ्रॉम कस्टमर, एडवांस पेड फ्रॉम कस्टमर, जरा अजीब हो जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अपने एंगल से बात करना, उसको रहने दे, उसने पे किया हमने रिसीव किया। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर
रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जिन हजरात से पैसे लेने हैं उनका बैलेंस रिसीवेबल एसेट है, जिन हजरात से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं उन हजरात से एक्स्ट्रा पैसे अर्नड इनकम है, विच इज आर लायबिलिटी। एनी कंफ्यूजन? कोई ऐसी बात जो साथ वाले से पूछने वाली रहेगी? जी सॉरी सर, परचेज अभी होने लगी सर, ना करें सर, अभी कैश परचेज की परचेज डेबिट कैश बुक में आ जाएगी, आएगी क्यों नहीं आएगा सर? क्या सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी? सारी आएंगी, जो बच जाएंगी नहीं आ सकेंगी वो जनरल तो आएंगी सर, मैं ऐसे परेशान हूँ। क्या वो आएगी, वो ट्रांजैक्शन आएगी, वो वाली आएगी, सब आ जाएंगी आहिस्ता 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 सब कुछ आता है। वो बचपन से बनाए तो तकरीबन आज से एक महीना 15-20 दिन पुरानी बात है, आपके जहन में बहुत सवाल उठते थे, अब वो है सवाल जहन में, जो बाकी रह गए इंशाल्लाह देखें मंडे से होता गया। आप जितने आपके जहन में सवाल आते हैं उनको लिख लिया करें कहीं, इंशाल्लाह आखिरी दिन पूछ के जाऊंगा कुछ रह तो नहीं गया, और जो आप सोच भी नहीं सकते हो असद वो नहीं है। हल्की बुलाई ऐसे डरा रहा हूं, मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए क्या इशू है? देखते मेरी तरफ है और मोबाइल पे मैसेजेस कहां से कहां निकल जाते हैं, मैं भी खुश और गेम पता नहीं कहां निकल जाती है। इजी है सर, पहले दिन इजी नहीं था, आपने मिशन बनाया, हमने कहा मैंने ये करके छोड़ना, वो कर लेता है, वो कर लेता है, वो कर लेता है, वो कर लेता है, तो मुझे क्या है, मैं भी कर लेता हूँ, मैं लगा रहा। अब टिप्स पे कोई नई ऐप आ जाए, कभी कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया आपने, कोई कॉलेज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उधर से डाउनलोड, उधर से फलाना, और ये अब कुछ समथिंग नहीं होना चाहिए, फिर वो हो जाता है, फिर वो हो जाता है। हाँ काउंटिंग में अगर 2+2 मैं कहता हूँ तो रिपीट कर दो, तो ये इशू और है, इतनी सी बात जी डियर। आफ्टर दिस नथिंग न्यू, सेल का लेजर बैलेंस करेंगे सर? और साजी कर लेंगे सर, करवा दें सर। 55,000 कौन सा बैलेंस है सर? सर जी कौन सा बैलेंस है सर? कर दें यार। सेल रिटर्न का लेजर भी बैलेंस करेंगे यार, और बेटा उसे कर लेगा वो इंशाल्लाह, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, वो कर लेगा इंशाल्लाह। ई अपनी बुक्स में हमारे लिए क्या करेगा, इंशाल्लाह कर लेते हैं, हम ई बन जाते हैं अभी ना करें यार। सेल रिटर्न, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, कौन सा बैलेंस? क्या डेटर कंट्रोल अकाउंट में 2 बैलेंसेस हो सकते हैं? कब हो सकते हैं, बोल दे पता है आपको? जब रिसीवेबल्स के साथ साथ एडवांस फ्रॉम कस्टमर की भी स्टोरी स्टार्ट हो जाए। मैंने आपके सामने क्या बनाया और बैलेंस कर दिया? लेजर्स बनाए और बैलेंस कर दिया। क्या लेजर बनाने के बाद ट्रायल बनता है सर? हो जाए सर, आज हो ही जाए ट्रायल बैलेंस सर। बस बस बस, ट्रायल बैलेंस का कोई फॉर्मेट ही बता दें यार। वो वाला रहने, कोई वाला बता दें जो मैंने बताया था यार। अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, डेट भी तो होती है, कोई डेट नहीं होती, जब पीरियड एंड हो गया उस वक्त बन रहा होता, कोई नई साइंस ना लड़ा दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं, तो बस हेडिंग लिख ली आपने, अब लेजर सामने रखना है। पहला लेजर कौन सा नजर आता है? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में तो बैलेंसेस ही 2 हैं, तो कोई इशू नहीं है। डेबिट बैलेंस बता दें 45,000। डेबिट बैलेंसेस कौन सा कॉलम? डेबिट कॉलम। और क्रेडिट बैलेंस कौन सा कॉलम? एक ही हेड के सामने दो बैलेंसेस यार, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, ये भी हो सकता है। ये सोचा था आपने, तो ये कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं सोचा था, तो इंशाल्लाह ये भी हो सकता है और वो भी हो जाना, उसको छोड़ दें, पहले आगे चलो। सेल्स का लिखा है
सेल 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 55,000 सेल डन। कितना किधर जी सर? क्रेडिट बैलेंस सेल का है, सेल रिटर्न डेबिट बैलेंस। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर यहाँ तक? देन सर ये दो लेजर हमने इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए थे। कौन से लेजर की बात हो रही है? ढूंढे ढूंढे। क्या कैश का भी कोई लेजर है? क्या कैश का भी कोई लेजर है? कितना बैलेंस उसमें नजर आ रहा है? 7,000। टोटल देख रहे हैं, सीडी देख रहे हैं? बैंक का बैलेंस कितना है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ही है। लिखे क्या जो लेजर्स बनाए थे, बैलेंसेस लिखे थे, फाइनल हो गए हैं? कैलकुलेटर पकड़े हैं? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बैलेंसेस देखे हैं सारे। ये 7,000 और 5,000 कहां से आया? 7,000 और 6,000 कहां से आया? कैश बुक जो हमने लेजर्स नहीं बनाए क्योंकि ऑलरेडी बने हुए थे कॉलम वाइज। ये उठाएं सर कैलकुलेटर। क्या ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड, दोनों कॉलम्स का टोटल सेम होना चाहिए इसमें? जब भी कभी ऐसे हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा बनता कुछ नहीं है, क्योंकि अकेले ये कभी कभी ही होता है, लेकिन फौरन अल्हम्दुलिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह बनता है। यहाँ तक कि मैंने बातें की हैं, प्लीज हमारे पास लिमिटेड रिमेनिंग टाइम रह गया, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ऐसे मजाक ही कर रहे हैं आज हम, मजाक में वक्त गुजारते। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सर मैं पूछ लूँ कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा? आप लोग क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन फाइनली रह गई हो? यकीनन सर जी जिंदगी नई चीजों को सीखने का काम है। आसान चीजें आपको वैसे भी पसंद नहीं है, मैंने शायद पहले भी आपको कहा है, अगर आपको आसान चीजें पसंद होती तो आपको बीए कर रहे होते। आपको भी चैलेंजेस पसंद है, इसीलिए आप बीए की जगह एक लफ्ज बदला बस आपने। तो चैलेंजेस पसंद है, हालांकि आपको लोगों ने बड़ा डराया, आपने कहा ये पढ़ता नहीं है इसलिए डरा रहा। मैंने क्योंकि पढ़ना है तो इश्यू कोई नहीं है। बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने उन्हें गौर से देखा होगा, ठीक है नहीं पढ़ता होगा, वरना इसमें क्या मुश्किल है? तो कोई ऐसी बात नहीं, मिले होंगे सर, बड़ों ने समझाया भी होगा, लेकिन आपने कहा यार एक बात है, जिंदगी को इस्लामी कुछ चैलेंज होना चाहिए। जी सर जी, यहाँ तक जो ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंचे हैं, भाई गिरने लगा आस्ते आस्ते, मैं कहा रोक लूं जरा। सेल डे बुक बनाई जल्दी से रिवाइज, सेल डे बुक बनाई, सेल रिटर्न डे बुक बनाई, कैश बुक बनाई, टोटल्स की बेस पे लेजर्स बना ली और उसका सीडी निकाल के ट्रायल बना। दिस इज अ समरी ऑफ स्टोरी। लेकिन ट्रायल बैलेंस गौर से देखें, ट्रायल बैलेंस का ये जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का 41,000 है, ये तो बता रहा है कि टोटल रिसीवेबल ये है 4,000 ये बता रहा है, टोटल एडवांस ये है, लेकिन समटाइम्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसमें भी एक से ज्यादा लोग इसमें मौजूद हो 4,000 के बैलेंस में। क्या हो सकता है एक से ज्यादा का एडवांस हो? अब आपको क्या फाइनली ये भी पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कस्टमर से रिलेटेड रिसीवेबल्स कितने हैं, पता होना चाहिए सर। तो एक तरीका तो ये था कि प्लस माइनस कर लें, कर लिया था सर, लेकिन प्लस माइनस कोई अकाउंटिंग का तरीका नहीं। तो एक और अकाउंटेंट एक और रजिस्टर ले लेगा और क्या करेगा, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लेजर्स बनाएगा। एक और अकाउंटेंट आ गया, तो आप कौन से अकाउंटेंट होंगे? आप इन सब अकाउंटेंट्स के हेड होंगे, तो आपको पता तो हो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये वाला क्या कर रहा होगा, हेडिंग लिखेगा इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट बना रहा होगा। जो शख्स इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट बना रहा होगा वो कैसे बनाता है आपको तो पता हो, तो क्या कर रहा होगा मैं बताता हूँ। हेडिंग लिखें, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स। इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स,
और इनको सब्सिडरी लेजर्स भी बोला जाता है। सब्सिडरी लेजर्स सिंपली मींस अलग-अलग एडिशनल लेजर्स, कस्टमर्स के अलग-अलग लेजर्स, सिर्फ एक टर्म है सब्सिडरी लेजर्स। अगर कभी लफ्ज आ रहे हैं सब्सिडरी लेजर तो व्हाट डज इट मींस? इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट्स, इंडिविजुअल कस्टमर लेजर्स। वंस अगेन हेडिंग लिखें, रुक जाए एज ऑलवेज। अब ये साहब जो लेजर बना रहे होंगे ये क्या करेंगे, ये भी अपने सामने ये डे बुक्स रखेंगे। आप भी डे बुक सामने रखें। ये डे बुक्स में ये ढूंढेंगे, डे बुक्स में सेल रिटर्न डे बुक, सेल डे बुक, कैश बुक में ये ढूंढेंगे कि कस्टमर्स हैं किस किस नाम से। तो ए बी सी डी और क्या ई कस्टमर भी है। तो ये कितने लेजर बना लिया करेंगे साहब? कितने इंडिविजुअल कस्टमर हुआ करेंगे ना, ऐसे साथ साथ बनाया करें। बनाना बेटा कोई इशू नहीं होता, बात छोटी सी होती है, शायद समझ लेना। चलो बात पूरी कर रहा हूं मैं, इतनी टीएं खुल गई। अब ये साहब क्या करेंगे, ए से रिलेटेड, बी से, सी से, डी से और ई से रिलेटेड जो फिगर्स हैं जहां जहां में उन्हें अलग अलग इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने क्या है, डे बुक्स, और आप मुझे क्या लिखवाने लगे, ट्रांजैक्शंस। ए की सेल कितनी, 10,000। बी की सेल कितनी, 15,000। कहाँ देख रहे हैं और क्या लिखवा रहे हैं, बल्कि सॉरी कहाँ देख रहे हैं और कहाँ लिखवा रहे हैं, सेल डे बुक देख रहे हैं और सब्सिडी लेजर्स में लिखवा रहे हैं। बोल दे सेंटेंस। और क्या सब्सिडी लेजर में तो देख रहे हैं आप, सही कर रहा हूं मैं, सेल है तो उसे डेबिट साइड पे लिखना शुरू कर दिया। ये कस्टमर अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स। डी की सेल 25,000, ई की सेल नहीं। अब क्या करें, सेल रिटर्न डे बुक देखें। सेल रिटर्न किस किस की है, कहाँ लिखूं, कितनी कितनी, 2,000। और डी में किस किस की रिटर्न ही नहीं है, तो जिससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो लिखते जाए। डन। कैश बुक में जाए, ए से कितना कैश मिला, एंट्री बोल दे। बी से कितना कैश मिला, बी से कितना कैश मिला है, कैश नहीं मिला है, बाय चेक मिला है, एंट्री बोला। सी से कितना मिला है, डी से कितना मिला है और ई से कितना मिल गया है। ई से जो कैश मिला वो ई के लेजर में किधर लिखूं, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे एज अ लाइबिलिटी। ये पैसे पहले आ गए, लाइबिलिटी। तो ये बनाते हुए, ये बनवाते हुए आपने कहां और कहां क्या देखा है, सेल डे बुक्स में, और डे बुक्स और सब्सिडी लेजर्स को देख के अपने ट्रांजैक्शंस लिखवाएंगे। डन सर। लिखें और बैलेंस करें, लिखें भी वैसे जैसे मुझे लिखवाया है और बैलेंस भी वैसे करें जैसे करना चाहिए। बाद में मेरा चेक कर लीजिएगा, आपने लिखवाया तो आपने देखा भी है, होपफुली मैंने सही लिखा होगा। कहाँ देखें, वहीं जहां से देख के मुझे लिखवाया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ चलते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेरी किसी बात में?
आफ्टर ऑल दिस बैलेंस करना आपने। नहीं बेटा, सिर्फ कस्टमर्स के बैलेंसेस का पता होना चाहिए आपको सिर्फ कस्टमर्स के इंडिविजुअल बैलेंस से के कंसर्न होगा। कैश बुक का तो अलहदा बना हुआ है लेजर, कैश का लेजर अलहदा बना हुआ है, बैंक का अलहदा लेजर बना हुआ है। सिर्फ जो कंट्रोल अकाउंट में 41,000 टोटल आ गया है उसका हमें ब्रेकअप भी पता होना चाहिए। सिर्फ ये बात हुई है, नथिंग एल्स। ये सीडीज निकालें जी जी। तो सर वही है ई, लेकिन अर्न एंड इनकम क्रेडिट फ्रॉम ई ऊपर नाम लिखा था, कस्टमर अकाउंट है सर, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट है। क्या ई भी कोई कस्टमर है? लेकिन हुआ सिर्फ क्या है, उसने चीजें पहले लेने के बजाय कैश पहले दे दी, लेनी उसने चीजें हैं, पैसे पहले दे दिए, कस्टमर है सर। सर ये सीडी निकालें सर, कितने कितने सीडी आ रहे हैं, कर ले, बाइंड अप कर ले, कर लिया। चले मैं कर लूँ 1 मिनट। ई का सही बैलेंस करने से क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? ई का क्रेडिट बैलेंस बनता है, काइंडली सही फाइनल करें, चेक करें मेरे बैलेंसेस। What is the only objective of these separate ledgers? What is the only objective of these separate ledgers of A, B, C, D? To find out the individual receivables and advance if any. टोटल तो पता चल गया है, लेकिन अलग अलग भी पता क्यों चलना चाहिए, चलना चाहिए वैसे किससे कितने कितने लेने हैं, क्या ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, सब्सिडी लेजर्स बनाएंगे और टोटल्स की बेस पे कंट्रोल अकाउंट बन जाएगा। बात खत्म नहीं हो सकी, लेकिन टाइम क्योंकि खत्म हो गया है तो बाकी बात कल यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आप हजरात ने कर अब ये लिया है, सर 1 मिनट जरा बैठिएगा, जरा आपने जो कर लिया मैं जरा बता दूं कि आपने अज्यूम कर लिया है कि हमारी क्लास का टाइम स्टार्टिंग बदल चुका है। जुम्मे वाले दिन अब अगर 3 बजे टाइम था तो हम 3:15 पहुंचेंगे, और नॉर्मली अब अगर हम 2:45 क्लास स्टार्ट होती थी 2:45 पे, तो 3 से पहले तो मुश्किल है। तो बेटा कोई मसला नहीं, नीचे का 2 मिनट अगर खड़ा होना पड़ जाए कुछ नहीं होता, हर टाइम के बाद ही 15 मिनट हमने लेट आना है, ये चीजें अफोर्डेबल नहीं है। एग्जाम में अगर पेपर का स्टार्टिंग टाइम 9 o'clock हुआ तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि वहां भी टाइम पे पहुंचना एक सरप्राइजिंग न्यूज सी हो जाती है, क्या 9 बजे का मतलब 9 बजे? तो प्लीज टाइम पे आया करें। व्हाट इज द टाइम ऑफ द क्लास? संडे की मसरूफियत नहीं आजकल, जो मैंने कहा है मैंने सही कहा है, सही आवाज आई है मेरी, तो इस पे कल फर्दर बहस करेंगे। अल्लाह हाफिज।